ना कि हमें अपना संगठन चलाना है। ये जो काकोरी से जाते हुए जो सरकारी खजाना सरकार लेके जा रही है यहाँ से, जो आम जनता का खजाना है, आम जनता से उन्होंने टैक्स के नाम पर लूट के ये तिजोरी भर के ले जा रहे हैं। ये हमारा खजाना है, इसलिए इस खजाने को हम लेते हैं और इससे हम अपना क्रांतिकारी काम करेंगे, जो अपना संगठन चलाएंगे और उसको लेकर हम देश में आजादी, एक ऐसी आजादी लाएंगे जिसका उनका सपना था। लेकिन देखा गया उनका पूरा प्रोग्राम था कि हम किसी को मारेंगे नहीं। उन्होंने किसी को भी मारने का कोई उनका प्लान नहीं था। उन्होंने सीधे चेतावनी दिया था। अलग अलग काम बटे थे, राजेंद्र लाहिड़ी के अलग काम थे, रोशन सिंह के अलग काम थे, और भी पूरी टीम थी। उस टीम में फैसला हुआ हम किसी को मारेंगे नहीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार, जो उनकी फौज थी, उनके जो खुफिया जासूस टीम थी, उन्होंने जब जिस तरीके से दमन किया, उस आपसी सुरक्षा के बचाव में एक दो साथियों की गोली से भी मौत होती है। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसका इस्तेमाल करके, और जो उनके पगजर कहिए या फिर शब्दों के न जानकार लोगों कहिए या फिर कोई साजिश कहिए, इस महान एक्शन को लोगों ने कांड का नाम दिया। ये कांड है, मतलब कांड नाम सुन के ही काकोरी कांड लग रहा है कि कैसा कोई गड़बड़ काम किया क्या, या षड्यंत्र नाम दिया। ये कोई षड्यंत्र और कांड जैसा नहीं था, एक क्रांतिकारी एक्शन था जिनको उनको जरूरत थी इस धन के लेकर, और वो एक लक्ष्य साध था। अगर आप उद्देश्य को हटा दीजिए, भगत सिंह ने भी असेंबली में बोला कि कोर्ट में बोला, अगर उद्देश्य साहब हटा दीजिए तो जज भी मर्डर कहलाएंगे। अगर जज साहब भी बहुत सारे लोगों को मारते हैं ना, फांसी पर लटकाते हैं, वो भी हत्यारे कहलाएंगे। लेकिन उद्देश्य को हटा दिया जाए तो, उसी तरह से किसी काम का अगर उद्देश्य हटा दिया जाए, हर एक काम आपको जालिम लगेगा, घिनौना लगेगा या आतंकवादी जैसा लगेगा। अंग्रेज सरकार ने इन चारों नौजवानों को जो चार्ज लगाया कि ये आतंकवादी हैं, देश के स्वयंभू नेताओं ने भी आरोप लगाया कि ये सिरफिरे नौजवान हैं, ये लंपट नौजवान हैं जो डकैती कर रहे हैं। इनको डकैत, लुटेरे, आतंकवादी, दहशतगर्द और न जाने कितनी गलत गलत उपमाएं दिया कि लोगों से उनका जुड़ाव न हो, लोगों का उनसे मोह भंग हो जाए और लोग मान लें कि ये सिरफिरे नौजवान थे। इनकी जो चारों की उम्र आप देख रहे हैं, ज्यादातर ये हम लोगों की उम्र के थे, 26-27 साल सबकी उम्र थी। कोई 30 साल का था, कोई 26 साल का था। उसमें राजेंद्र लाहिड़ी की जो शहादत दिवस परसों आप लोगों ने मनाया, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के वो MA के छात्र थे। 26 साल की उम्र थी, 27 साल की उम्र थी। लेकिन उनका अपना एक प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम को लेकर वो काम कर रहे थे। सरकार ने उनका जो दमन किया, कितना जालिमाना ढंग से दमन किया, या जो साथी ने पढ़ रहे थे, किस तरीके से उनके पत्र हैं, वो अपने जो भी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई भी धार्मिक उनका धर्म रहा हो, चाहे वो बिस्मिल की, वो पूरा कट्टर आर्य समाजी थे, वो एक साथ वो मांसाहारी नहीं थे। लेकिन बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान उनके जिगरी यार थे, वो एक साथ खाना खाया करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। उसीलिए हम ये नारा लगाते हैं कि ये साझी शहादत, एक साथ लोगों की एक कायम करने के कारण शहीद होते हैं, और उनकी एक साझी विरासत है जो इस देश में भाईचारा आपस में है कि हम जातियों धर्मों में नहीं बटेंगे, हम अपने एक लक्ष्य के लिए हम एक होंगे। हमारे आपसी जितने भी भेदभाव हैं हम उसे खत्म करके हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे। उसी साझी शहादत और साझी विरासत के रूप में आज का आपका कार्यक्रम है। हम जो बात करना चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार इतना इनसे डर गई थी कि जो 19 तारीख का डेट मुकर्रर हुआ था कि इनको हम शहीद करेंगे, फांसी पर लटकाएंगे, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी जो एक बहुत बड़े होनहार और जाबाज साथी थे, उनको वो 19 तारीख का इंतजार भी नहीं किए। जो 48 घंटा पहले, कहिए कि करीब करीब 2 दिन पहले, जो अंग्रेजी सरकार का जो कानून था कि जिस वक्त पे घड़ी देखी जाती है, जो टाइम मुकर्रर होता है, उसी टाइम पर फांसी लटकाई जाती है। लेकिन अंग्रेज सरकार इतना डर गई थी, इनके जिंदा रहने से डर गई थी कि 2 दिन पहले इनको फांसी पर लटकाना पड़ा। यहां तक कि उनके डेड बॉडी को घर वालों को नहीं सौंपा गया, सीधे गोंडा जेल में ही दफन कर दिया गया। इसी तरीके का भगत सिंह और साथियों के साथ भी हुआ। इस ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने किस तरीके से उनको फांसी का जो समय था उसके 12 घंटे पहले ही उनको फांसी लटका दिया।
इससे समझा जा सकता है कि नौजवान जो लोग भी देश के लिए, देश के आजादी के लिए, कि सच्ची आजादी हो, देश के मजदूरों किसानों का अपना हक हो, उस समय की सरकारों को भी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको उस समय के नौजवान या जो जनता का काम करने वाले लोग देशद्रोही नजर आते थे, आतंकवादी नजर आते थे, जो दहशतगर्द नजर आते थे। आज के समय की सरकार भी, आप अगर आपस के अंतर विरोध दूर करके अगर चार जातियों के लोग, चार धर्मों के लोग एक साथ एक संगठन में आकर अपनी कोई मांग के लिए, आप अगर जमीन मकान बचाओ की मांग को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार का आरोप हो सकता है या हो रहा होगा कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं या जो खिरिया की बात में बैठ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, वो समाज में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो आके जो अमन चैन था इस गांव में उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये ऐसे ही आरोप ये लगाकर फर्जी केसों में फंसाकर फर्जी तरीके से उनका दमन करते हैं। किस तरीके से 12 और 13 तारीख की रात में आप लोगों का महिलाओं के साथ आकर जालिम बर्बरता किया, इस सरकार के उसके फौजियों ने या कहिए उनका पुलिस प्रशासन पूरा आके जिस तरीके से आपके साथ अभद्रता करता है, इसी तरीके की अभद्रता उस समय भी हुआ करती थी, आज उससे ज्यादा संगठनिक रूप में और हमारे बीच में आकर हमारे भाई बनकर, हमारे हम शक्ल बनकर या हमारे जाति धर्म के बनकर वो हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि काकोरी एक्शन के जो महान शहीद है, जरूरत है हम उनकी जो भी विरासत है, जो उन्होंने कहा था, वो आज भी वो सपना बिल्कुल बाकी है, वो पूरा ही नहीं हुआ। वो चाहते थे कि इस देश के किसानों को उनका अपना हक मिले। क्या आज के किसानों को जो हक थोड़ा बहुत मिला भी है, आपकी जो जमीन है उसको छीनने का सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था उस क्रांतिकारियों ने कि मजदूर जो काम करते हैं इस देश और दुनिया को बनाए हैं, जो आज तो दुनिया चमक रही है, दमक रही है, या जो कुछ भी दिख रहा है हमारे आसपास, वो सब मजदूरों ने बनाया है। कपड़ा मजदूरों ने बनाया है, घर मजदूरों ने बनाया है, सुई से लेके हवाई जहाज तक मजदूर बनाए हैं, लेकिन उन्हीं से उनको बेदखल कर दिया गया है। ये लड़ाई आज भी वो बाकी है, इसलिए उस लड़ाई को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको सलाम ज्यादा मजबूती के साथ हम सब करते हैं। इसलिए आज काकोरी एक्शन के महान शहीदों का हमारा जरूरत है। आप सभी लोग काकोरी कांड के जो महान क्रांतिकारी थे और उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भगत सिंह और साथियों ने जो फांसी लटका, उस समय उनकी आरज़ू थी कि हम फांसी पर इसलिए लटक रहे हैं, हिंदुस्तानी माताएं बहनें अपने भाइयों और अपने बेटे को भगत सिंह बनने का आरज़ू करेंगी। वो आरज़ू कहीं वो उधार सा रह गया है। इसी जिले के मशहूर जन कवि कह सकते हैं कैफी आजमी जी ने कहा, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज भी उधार सा है। क्या आज भी हमारे आपसी जो अंतर विरोध है क्या दूर हो गए? क्या आज हम लोग आपस में इस मांग को लेकर, जो आपकी जेन्युइन मांग है कि हमने इस पूरे इलाके में जो पूरा जंगल हुआ करता था, आप सभी लोगों ने मिलकर उसको उपजाऊ जमीन बनाया। आप लोगों ने पूरी ताउम्र पेट काट काट के जो अपना घर बनाया हुआ है, एक जो ऐसा घर शाम को जाने पर जिनका भी जैसा भी घर है उनको सुकून मिलता है। लेकिन सरकार अडानी अंबानी की दलाली करने के लिए, कॉर्पोरेट कंपनियों का यहाँ मालिकाना देने के लिए, वो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर आपके जमीन, आपके मकानों को छीनने का काम कर रही है। क्या उस समय की सरकार जिस तरीके से इस देश की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनियों ने, उसी तरीके का क्या राज यहाँ मोदी सरकार पूरी आज जो मोदी सरकार उसकी नुमाइंदगी कर रही है, उसके पहले की भी सरकारों ने, साथियों ने बोला, ये 30 साल पहले 1991 में, आगे आने वाले भी साथी बोलेंगे, किस तरीके से निजीकरण, उदारीकरण, बाजारी वैश्वीकरण का जो उन्होंने नारा देते हुए जो एक पूरा कोशिश किया था, जो हवा बहाई थी, आज वो हवा सुनामी की स्पीड ले चुकी है। वो हवा सुनामी की स्पीड से इस देश के रेलवे को, इस देश की जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो आपने बनाया है, इस देश के जो जमीन है, इस देश के जो बैंक है, रेलवे है, स्कूल कॉलेज है, जितना भी चीजें जो मजदूर और किसानों ने बनाया है, उसको पूंजीपतियों को देने का काम कर रही है।
उसी कोशिश में आपकी जो जमीन है उसको अडानी अंबानी को देने का इनका पूरा प्रोजेक्ट है। ये बात आप लोगों ने ही हमें बताया कि किस तरीके से सरकार का अपना कोई एरोप्लेन ही नहीं है, वह पूरे एयरपोर्ट को अडानी को दे चुकी है। तो यहाँ जो प्रोजेक्ट वो खड़ा कर रहे हैं, क्या वो अडानी को नहीं देंगे? इस बात में कोई शक है क्या? जब सरकार ने पूरे जो अभी मौजूद जो पूरा जो संसाधन है उसको पूंजीपतियों को देने का पूरा प्रोग्राम ले रखा है, ये 30 साल पहले का प्रोग्राम था। उस समय की सरकार कांग्रेस सरकार थी। आज उसी काम को जो विरोधी कहे जाने वाली सरकार भाजपा सरकार है उसको आगे बढ़ा रही है। हमें शक है उसी तरीके के आने वाली भी सरकारें हैं। अगर यही कानून चलता रहा तो आगे भी आपका उत्पीड़न उतने ही जोर जबरदस्ती के साथ चलने वाला है। इसलिए वक्त रहते आप लोग सचेत हुए, ये आप काबिल तारीफ है, ये सलामी की बात है। आप लोगों ने जो ये खिरिया बाग में आज 68 दिनों का संघर्ष है, 68 दिन इस आंदोलन को हो गए, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ इस आंदोलन को अपने लीडरशिप में जो आपने जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा बना रखा है, और ये आपकी जो यहाँ की कमेटी है वो कमेटी इस आंदोलन को चलाए और पूरे 200 करोड़ के साथ पूरा व्यवस्थित तरीके से ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। तभी जाकर इस सरकार से उनके पूरे जो दमनकारी पूरी एजेंसियां हैं, उनके पूरे जितने भी साजिश है आपको तोड़ने के, आपको हटाने के, आपसे दलाली करने के, आपके मैं एक बात और यहाँ कहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार होता क्या है, जब आप लोग बीमार होते हैं जिस इलाके में, तो डॉक्टरों का बड़ा फायदा होता है, डॉक्टर साहब लोगों का। डॉक्टर क्योंकि होता क्या है कि लोग बीमार होंगे तो अपनी दवाइयां बेचेंगे। कुछ इसी टाइप के बहुत सारे एक लोग भी हैं कि जब आप जनता तकलीफ में होती है उसका फायदा लेने के लिए, कि जब जनता तकलीफ में है तो अपनी दुकान चमकाने के नाम पर भी लोग आपके बीच में आते हैं, या आएंगे या आने वाले हैं। इस टाइप के लोग भी आपसे आएंगे जो आपके आंदोलन को हटाने का या सरकार से वार्ता के नाम पर वो आपके इस आंदोलन को स्थगित करने का, या फिर चार लोग पैराशूट से आएंगे और कहेंगे इस आंदोलन को हम सरकार से वार्ता करके जीत की तरफ ले जाएंगे। इस अलग अलग प्रोपेगेंडा के नाम से आपके बीच में अपनी वो दुकान चमकाएंगे। वो दुकान विधानसभा और संसद में जाने की भी हो सकती है, वो दुकान पूरे एनजीओ से जुड़कर या कॉर्पोरेट कंपनियों से जुड़कर पैसा कमाने की भी हो सकती है। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहते हुए आपका जो अपना कमेटी है, जो जमीन मकान बचाओ जो ज्वाइंट कमेटी आपने बनाया है, उस कमेटी के लीडरशिप में और जो आपसे जुड़े हुए जो यहाँ जो संबंध है, जो 13 महीने किसान आंदोलन चलाया जिसने, और इस सरकार को झुकाने का जिसने ताकत रखा, उस संयुक्त मोर्चा जिससे आपका जुड़ा है, उस कमेटी के मातहत रहकर अगर आप अपने आंदोलन को व्यवस्थित कर पाएंगे तो ये जीत होगा। हम परीक्षा छात्र हैं, जब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो जो मुश्किलात रहते हैं, जो भी दिक्कत आता है जिस वजह से हम एग्जाम में फेल हो सकते हैं, उसको हम चिन्हित करते हैं। इस वजह से अगर ये गलतियां करते हैं हम, तो हम एग्जाम में फेल हो सकते हैं। उसी तरीके का आपको भी अपने आंदोलन में जो दिक्कतें ऐसी आ सकती है उसको आपस में मिलकर बैठकर मीटिंग करके ये चिन्हित करना पड़ेगा। इन चीजों से हमारे बीच में दिक्कत आ सकती है, हमारे बीच में फूट पड़ सकती है, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो हमारे इस आंदोलन को भटकाव में कर और हमारे इस पूरे जो 4000 घर, 40,000 आबादी की जो आपसी खुशियां हैं, आपसे जो संबंध है, इन परिवारों के जो बच्चे हैं जिनका अभी भविष्य बनना है, इस इलाके के जो स्कूल है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो इस इलाके के स्कूल को भी खत्म करेगी सरकार। इस इलाके में जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी सरकार खत्म करेगी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है। इस इलाके में आपने जो खून पसीने की कमाई से जो घर बनाया है उसको बर्बाद करेगी। अगर ऐसे करने के पीछे जो भी कारण है उसको आप चिन्हित करिए मिल बैठकर और तय करिए कि ऐसी चीजों को हम यहाँ नहीं आने देंगे और हम अपने इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी सलामी के साथ मैं 2-3 नारे लगाते हुए कि जो बिस्मिल ने और अशफाक ने और पूरी शहादत जो पूरी टीम थी, जो उस दौरान जो नारे लगाते हुए जो वो शहीद हुए, उस नारे को हम लगाते हुए अपनी बात खत्म करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।
जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद साजी शहादत, साजी विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आशमा, पहले ही क्या बताए क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर किसान छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं।